वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो पिछली क्लास में आपने एडिटिंग की थी, आर्टिकल्स को बताया था कि कहाँ पे आर्टिकल द आएगा, कहाँ पे मतलब लगाना है उसको। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ओमिशंस ऑफ आर्टिकल, यानी अग्रपद का लोप। ओमिशन का मतलब क्या होता है? आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब क्या हो गया? अग्रपद का लोप। अग्रपद हो गए आर्टिकल और उनका क्या हो जाएगा? लोप करेंगे आज कि कहाँ पे वो लग के आते हैं और वहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के अंतर्गत रूल नंबर फर्स्ट देखेंगे आप। रूल नंबर फर्स्ट है, पेन कॉपी लेके तैयार बैठिए और स्टार्ट हो जाइए। देखिए, प्रॉपर नाउन के पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। जो कठिन होगा वही मैं चर्चा करूंगा, जो कठिन नहीं होगा वो आप नोट करते चलिए। ही इज़ गोइंग टू प्रयागराज। तो प्रयागराज क्या है? प्रॉपर नाउन है, किंतु हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। रूल नंबर 2 देखेंगे इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कि देखिए, मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं। जैसे आप देखेंगे, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल। तो गोल्ड क्या है? मटेरियल है, हमने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान रखेंगे आप, एक नोट करके डाल लीजिए या एक्सेप्शन करके लिख लीजिए कि हमें कब कब मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल लगाना है और कब कब नहीं लगाना है। तो देखिए, नोट करते चलिए। मटेरियल नाउन का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में हो, मटेरियल नाउन का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। देखना प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देखेंगे। कैसे देखेंगे? आपकी द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। क्या कहा कि मटेरियल नाउन का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में हो तो उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। अब देखिए, एक तो गोल्ड ये है कि गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, यहाँ पे सामान्य अर्थ प्रदान कर रहा है गोल्ड, और यहाँ पे ये जो गोल्ड है ये विशिष्ट अर्थ क्या है कि ये सिर्फ रिंग में लगे हुए गोल्ड की बात की जा रही है। तो इसमें विशिष्टता आ गई, और विशिष्टता आने पर हमने क्या किया? मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज़ कर दिया। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए प्यारे बच्चों। देखिए, वाटर इज एसेंशियल फॉर द बॉडी। वाटर इज एसेंशियल फॉर द बॉडी। अब वाटर क्या है बताइए? मटेरियल नाउन है। क्या हमने आर्टिकल लगाया? नहीं लगाया, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में सही है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है वह अपना सामान्य अर्थ प्रदान कर रहा है। अब देखिएगा, द वाटर ऑफ गंगा जी इज प्योर। अब क्या है? ये वही वाटर है, ये भी वही वाटर है, किंतु यहाँ सामान्य अर्थ है, यहाँ विशिष्ट अर्थ है, इसलिए हमने आर्टिकल द लगाया। और विशिष्टता क्या है कि ये गंगा जी का पानी है। ठीक,
आगे देखिए प्यारे बच्चों, इसी के आगे बढ़ेंगे। नियम नंबर 3 देखेंगे। बड़ा ही महत्वपूर्ण नियम है नियम नंबर 3, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामान्य अर्थ में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामान्य अर्थ में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामान्य अर्थ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थ में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब तक अपना सामान्य अर्थ देगा तब तक आप किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लीजिए प्यारे बच्चों। लव, बताइए इसका मैंने सिनोनिम आपको क्या बताया था? अरे बेशक आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक बार बोलिए ना। लब का मैंने आपको सिनोनिम क्या बताया था लब की जगह पे? बोलिए, आ जाएगी आवाज़। डोट ऑन, ठीक है, सही बोला आपने, क्या? डोट ऑन। तो लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा है, ठीक है। अब हमने लब के पहले आर्टिकल था लगाया क्या? नहीं लगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामान्य अर्थ में किसी आर्टिकल का प्रयोग करते ही नहीं है, तो हमने सामान्य अर्थ दिया, नहीं किया। अब देखना नंबर 1, नंबर 2, द लव ऑफ हीर रांझा। द लव ऑफ हीर रांझा, लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे सामान्य अर्थ था, यहाँ पे विशिष्ट अर्थ है, तो हमने इससे पहले आर्टिकल द लगाया है। ये कंसेप्ट है बेटा जी। विशिष्ट अर्थ दे मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो आप आर्टिकल लगाएंगे, विशिष्ट अर्थ न दे सामान्य अर्थ ही दे अकेला तो हमें आर्टिकल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मैं इसके बाद आपको एक नियम और पढ़ाऊंगा, वो थोड़ा सा टिपिकल है। उसका कंसेप्ट अगर आपकी समझ में आ गया तो मैं आशा करता हूँ आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अधिकतर एरर अगर बनते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स के, तो जो नियम मैं आपको लेख करने जा रहा हूँ उसी नियम के अंतर्गत गलतियाँ आती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। हेल्दी माइंड के साथ बैठिए, ध्यान से देखिए, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये मान लीजिए अगर ये नियम आज आपने सीख लिया तो आज की क्लास सफल मानी जाएगी। सॉरी, रूल नंबर 4 देखिए ध्यान से। मैं भी साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि निम्नलिखित नाउन्स जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट का प्रयोग, कोर्ट का प्रयोग अपने के अर्थ में, थोड़ा सा टिपिकल है, मैं समझाने की अभी पूरी कोशिश करूँगा। अर्थ में हो तो क्या करेंगे? आर्टिकल द लगाते हैं। देखिए ध्यान से क्या करना है, इसके साथ ही आप क्या करिए, इसका एक नोट करके डाल लीजिए, तो ये नियम आपको समझने में थोड़ी सी सहायता प्रदान करेगा। लिखिए, उपर्युक्त स्थानों पर किसी अन्य उद्देश्य, उपर्युक्त स्थानों पर किसी अन्य उद्देश्य के साथ क्या किया जाए? आपका किसी अन्य उद्देश्य उसमें आप दर्शा रहे हैं। उपर्युक्त स्थानों पर किसी अन्य उद्देश्य से जाया जाए। उपर्युक्त स्थानों पर किसी अन्य उद्देश्य से जाया जाए
तो आर्टिकल द लगाते हैं। किसी अन्य उद्देश्य से जाएं तो यहीं पे ये देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नाउन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट का प्रयोग अपने के अर्थ में हो, यानी कि हम वहाँ पे जो सामान्य उद्देश्य है उस उद्देश्य के साथ ना जाएं, अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य के साथ जाएं तो आर्टिकल द लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। जैसे मैं कहूँ, देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, बताइएगा। माय फादर वेंट टू द कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल, टू सी द प्रिंसिपल। ध्यान से देखेंगे कि माई फादर वेंट टू द कॉलेज टू सी द प्रिंसिपल। अब ये बताइए प्यारे बच्चों कि जो कॉलेज होता है उसका सामान्य उद्देश्य क्या होता है? लोग उसमें पढ़ाई करते हैं, बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं। टेम्पल का सामान्य उद्देश्य क्या होता है जाने का? हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं। जेल में कैदी क्या, उनको सजा दिलाने के लिए जाते हैं। कोर्ट में क्या, अपने दलीलें, अपने केस के लिए जाते हैं। तो जिस स्थान का जो सामान्य उद्देश्य होता है उस उद्देश्य से हटकर आप किसी अपने उद्देश्य के लिए जा रहे हैं तो आपको आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। तो देखिए, माय फादर वेंट टू कॉलेज, किस कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आर्टिकल द आया है और ये बिल्कुल सही है क्योंकि पापा तो नहीं पढ़ रहे कॉलेज में, पापा तो सिर्फ प्रिंसिपल से मिलने गए हैं, कॉलेज में काम है पढ़ाई का। अब मैं एक और सेंटेंस लिख रहा हूँ, रिया वेंट टू कॉलेज। रिया कहाँ गई है? कॉलेज गई है। रिया कॉलेज गई है। तो हम समझ गए कि भाई जो रिया है, वो जो बच्ची है, जो लड़की है, वो क्या कर रही है? कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रही है। इसका जो सामान्य अर्थ आ रहा है, तो हमने कॉलेज से पहले आर्टिकल द नहीं लगाया। कंसेप्ट को समझिए कि उपयुक्त वर्णित स्थान में सामान्य उद्देश्य से जाया जाए तो आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। अगर अपने किसी उद्देश्य से जा रहे हैं तो आपको आर्टिकल द लगाना है। एक दो सेंटेंस में और लिख दूं तो आपका थोड़ा क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, सम वर्कर्स वेंट टू द टेम्पल टू रिपेयर इट। अब देखना, सम वर्कर्स, कुछ काम करने वाले मजदूर गए हैं टेम्पल। अब टेम्पल से पहले द लगाया है, जबकि सामान्य उद्देश्य में द नहीं लगाते हैं। क्यों द लगाया है? क्योंकि वो पूजा करने नहीं जा रहे हैं, मरम्मत करने जा रहे हैं। मंदिर की कुछ उसमें टूट फूट हुई होगी या फर्श वगैरह सही करने के लिए किसी भी अपने काम के उद्देश्य से वो जा रहे हैं। तो हमने रिपेयर इट किया है, उद्देश्य से अलग हटे हैं, इसलिए हमने आर्टिकल द का यूज़ किया। आई होप आप कंसेप्ट समझ रहे होंगे। क्या होना चाहिए, थोड़ा और क्लियर कर लीजिए। उपर्युक्त स्थानों में जो वर्णित है कोई भी चीज़, यानी किस काम के लिए, उसका क्या होना चाहिए? खुलासा होना चाहिए। खुलासा होना चाहिए कि अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो पूजा करने जा रहे हैं या मरम्मत करने जा रहे हैं। कॉलेज अगर आप जा रहे हैं तो पढ़ने जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं। तो जब तक खुलासा नहीं होगा तब तक हम द का फैसला नहीं कर पाएंगे। ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। अब आज ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, अग्र पद के लोप में हम इतने ही नियमों का उल्लेख देखेंगे, किंतु जाते जाते मैं आपको दो शब्द दे के जाना चाहता हूँ जो आप अपनी वोकेबुलरी में ऐड कर लेंगे। देखिए, पहला मैंने लिखा पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। अब ये कौन सा वाला पेन है कि पेन हो रहा है, लेकिन कौन सा दर्द है? पेन होता है, अगर इसका मतलब कौन सा वाला पेन हम मानेंगे? दर्द जब लगातार हो रहा हो। पेन कब बोलेंगे? जब दर्द लगातार हो रहा हो। दूसरा देखिए, एक, इसका मतलब भी दर्द होता है, किंतु कौन सा?
दर्द जब रुक रुक कर हो रहा हो, दर्द जब रुक रुक कर हो रहा हो। और एक और होता है पेन, एक और पैंग। तो तीन शब्द हैं, पेन, एक और पैंग। पैंग क्या होता है बेटा? कसक, जो यहाँ लगती है, जो हृदय में लगती है। हृदय विदार जो हो जाता है, हृदय विदारित जो हो जाता है अंदर से, ज़्यादा ही जो अंदर से व्यक्ति टूट जाता है जब, तो उसको क्या बोलेंगे? पैंग। और लिख लेंगे कसक। कसक जो हृदय में उत्पन्न हो, हृदय में उत्पन्न हो। तीनों का अर्थ दर्द ही है, किंतु लगातार रुक रुक कर, और जो हृदय में उत्पन्न हो कसक। इसके बाद ये बताइए क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए ब्रंच। थोड़ी सी इसके पीछे मैं मानता हूँ, खासकर अपने भारत में हृदय जो है थोड़ा सा दुखी होता है, क्योंकि 60% ऑफ द पॉपुलेशन, भारत की 60% आबादी ऐसी है जिसका संबंध इस शब्द से है, जिसका संबंध इस शब्द से है। आइए उसका उल्लेख करते हैं। ये दो चीज़ों से मिलके बना है, ब्रेकफास्ट और लंच। अब ब्रेकफास्ट बताइए क्या होता है? ब्रेक मतलब तोड़ना, फास्ट मतलब उपवास। फास्ट का मतलब उपवास भी होता है नाउन, और फास्ट का मतलब तेज भी होता है एडजेक्टिव, और फास्ट का मतलब एडवर्ब भी होता है तेजी से। किंतु यहाँ पे तेज तेजी न जान के सिर्फ आप उपवास जानिए। तो ब्रेकफास्ट का मतलब है रात्रि को हमने जो भोजन ग्रहण किया था, उसके पश्चात जो हमने उपवास धारण किया रात्रि भर का, उस उपवास को तोड़ने के लिए जो भी चीज़ हम ग्रहण करते हैं सुबह खाने में, नाश्ते में, उसे हम ब्रेकफास्ट कहते हैं। तत्पश्चात हम पहुंचते हैं लंच। इसको क्या बोलते हैं आप? दोपहर का खाना, लंच, जो दोपहर में अक्सर लोग ग्रहण करते हैं। अब देखिए ब्रंच का इससे क्या तात्पर्य है, ब्रंच से इसका क्या लेना देना है, वो चीज़ समझिए। प्यारे बच्चों, बड़ा ही अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान रखना। अपने भारत में ये चीज़ यहाँ पे लगती है, यहाँ पे दुखती है। अपने भारत में 60% आबादी ऐसी है जो सुबह का नाश्ता नहीं करती। 60% आबादी सुबह का नाश्ता नहीं करती। तो क्या होता है ब्रंच का मतलब? ब्रंच से तात्पर्य है बिना नाश्ता किए जो सीधे लंच करते हैं, उसे ब्रंच कहते हैं। थोड़ा और इसको मैं विस्तृत करता हूँ, ध्यान रखिए। मुझसे ले लीजिए, जैसे मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं किया, मैंने आज सुबह नाश्ता नहीं किया, और फिर मैं पेट भर जो खाना खाऊंगा, 9 बजे खाऊं, चाहे 10 बजे खाऊं, चाहे 11 बजे खाऊं, उसी खाने को क्या कहा जाएगा? ब्रंच कहा जाएगा। अगर आपने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो आप कभी लंच नहीं करेंगे, आप हमेशा ब्रंच ही करेंगे, आप हमेशा ब्रंच ही करेंगे। बिना सुबह के नाश्ते के किया हुआ भोजन जो ग्रहण करते हैं उसे ही हम ब्रंच कहते हैं। और 60% आबादी ऐसी है जो ब्रेकफास्ट नहीं करती, सीधा अब पेट भर मिलता है या नहीं मिलता है, ये भी एक थोड़ा चर्चा का विषय होना चाहिए, जो अक्सर हमारे यहाँ नहीं होता है, जिस पे हकीकत में चर्चा होनी चाहिए, उस पे तो चर्चा कभी देश में होती ही नहीं। किंतु मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है वो इन मूलभूत समस्याओं को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ऐसा मेरी आशा है, ऐसी मेरी कामना है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खूब खुश रहिए, आसपास सकारात्मक माहौल बनाइए, प्रेम प्रसार बढ़ाइए, सकारात्मकता का उल्लेख करिए और
जय हिंद, जय भारत।